हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK आर्ट क्लासेस में। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि TGT PGT कला या कला से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सर्वप्रथम इस प्रश्न पत्र आज के वीडियो में लगभग आपको 60 प्लस प्रश्नों के करीब में आपको बताए जाएंगे, क्योंकि यदि संपूर्ण 125 प्रश्न एक वीडियो में बताए जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको 60 प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद आगे के वीडियो में आपको अन्य प्रश्न बताए जाएंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे विविध प्रकार के प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पे आएंगे जिसको आपको हल करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं। तो छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं। ऑप्शन में दिया है 2, 4, 8, 16। तो छापा चित्रण की जो आधारभूत पद्धतियाँ या मुख्य पद्धतियाँ कितनी हैं। सही उत्तर पहले का बी, 4। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरे नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्रियो, प्लेनोग्राफी, सेरेग्राफी, ये 4 प्रमुख पद्धतियाँ किसकी हैं। तो कौन कौन सी। रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्रियो और प्लेनोग्राफी और सेरेग्राफी, ये 4 प्रमुख पद्धतियाँ जो हैं किसकी हैं। ऑप्शन में छापा चित्रण की, फोटोग्राफी की, मूर्त शिल्प की, इनमें से कोई नहीं। तो यह 4 जो मुख्य पद्धतियाँ हैं यह छापा चित्रण की हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है वुड कट और लिनो कट किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में है सेरेग्राफी, इंटीग्रियो, प्लेनोग्राफी, रिलीफ प्रोसेस। तो सही उत्तर जो है तीसरे का वुड कट और लिनो कट किसके अंतर्गत आते हैं। रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जो प्लेनोग्राफी है को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उसका दूसरा क्या नाम है। लिथोग्राफी, लिनोकट, वुडकट और एक्वाटिंट। सही उत्तर जो है प्लेनोग्राफी को अन्य दूसरे नाम लिथोग्राफी के से भी जाना जाता है। तो चौथे का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5वां। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है जिसमें धातु प्लेट पर ड्राई पॉइंट, इनग्रेविंग, एचिंग, मोजोटिंट तथा एक्वाटिंट आदि तकनीकों से अंकन छापा लिए जाते हैं। तो पूछ रहा है जिसमें धातु प्लेट पर ड्राई पॉइंट, इनग्रेविंग, एचिंग, मोजोटिंट,
मेजोटिंट और एक्वाटिंट आदि तकनीकों से अंकन छाप लिए जाते हैं। तो वह कौन सी तकनीक है? रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत, या सेरेग्राफी के अंतर्गत, या प्लेनोग्राफी के अंतर्गत, या इंटीग्लियो के अंतर्गत? तो पांचवें का सही उत्तर जो है डी, इंट्रोगिलियो के अंतर्गत। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर डी। ड्राई पॉइंट, इनग्रेविंग, एचिंग, मेजोटिंट, एक्वाटिंट आदि जो तकनीकों से अंकन छाप लिए जाते हैं वह इंटीग्लियो के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर प्रश्न नंबर 5 का डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर का। 6 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, स्पेन में गोया ने आविष्कार किया। जो स्पेन के कलाकार थे, एक गोया ने किसका आविष्कार किया? एनग्रेविंग का, एचिंग का, एक्वाटिंट का, लिनोकट का। तो स्पेन के जो कलाकार गोया थे उन्होंने एक्वाटिंट का आविष्कार किया। सही उत्तर सी प्रश्न नंबर 6 का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां। सात नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कोलकाता में कार्यरत किन दो फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ की गई? क्या पूछा जा रहा है? कोलकाता में कार्यरत किन दो फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में सेरेग्राफी प्रारंभ की गई? भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ की गई तो पिकासो व ब्राक थे, गोया व टर्नर थे, सेजा व रेम्ब्रा थे, यम बेलनोस व यमदा सविनेक थे। तो सही उत्तर है डी, यम बेलनोस व यमदा साविनेक। तो सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 हो गया। अगला प्रश्न 8। 8 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि यूरोपीय शासकों ने लिथोग्राफी का प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया। जो यूरोप के शासक थे उन्होंने लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया। कब किया? 1820 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में और 1000 ईस्वी में। सही उत्तर जो है, यूरोपीय शासकों ने लिथोग्राफी का प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया तो 1820 ईस्वी में। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई। तो जो है 9 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई। कब लगाई गई? 1844 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में और 1925 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में। तो सही उत्तर जो है, एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई। सही उत्तर है 1844 ईस्वी में।
एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई। तो सही उत्तर 1884 ईस्वी में 9 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि अमेरिका से सेरेग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो अमेरिका से सेरेग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? 1935 में, 1940 में, 1894 में और 1930 में। सही उत्तर जो 10 नंबर के प्रश्न का है वह डी 1930 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अमेरिका से जो सेरेग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ वह 1930 ईस्वी में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सेरेग्राफी पद्धति को अपनाया। तो भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने छापा चित्रण की एक पद्धति सेरेग्राफी को अपनाया। तो ऑप्शन में परमजीत सिंह का नाम दिया है, दत्तात्रेय आप्टे का नाम दिया है, अमिताभ दास का नाम दिया है और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम दिया है। तो सेरेग्राफी को जो अपनाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वह के.जी. सुब्रमण्यम थे। सही उत्तर डी प्रश्न नंबर 11 का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 12 है। 12 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है। तो जो छापे खाने की मशीनों है के द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? आलियोग्राफ, एचिंग, लिनोकट और वुडकट। तो छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि को आलियोग्राफ कहा जाता है। सही उत्तर 12 नंबर का ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो कि 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है सोमनाथ होरे दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्रधानाध्यापक बनकर आए। जो सोमनाथ होर थे वह दिल्ली के पॉलिटेक्निक में प्रधानाध्यापक बनकर कब आए? तो ऑप्शन में 1950 दिया है और 1958 दिया है, 1957 दिया है और 1951 दिया है। सही उत्तर जो है वह सोमनाथ होर दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्राध्यापक बनकर आए तो 1958 में। सही उत्तर बी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है मुंबई में वाई के शुक्ल 1940 से ही ग्राफिक कलाओं में कार्य कर रहे थे, जिनकी शिक्षा प्राप्त की थी। मुंबई में वाई के शुक्ल 1940 से ही ग्राफिक कलाओं में कार्य कर रहे थे, जिनकी शिक्षा प्राप्त की थी। यानी वह जो है कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी ग्राफिक कला की? तो इटली से, जर्मनी से, चीन से, जापान से। जो वाई के शुक्ल थे
वह इटली से ग्राफिक कला की शिक्षा प्राप्त की थी। सही उत्तर ए। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है, इनग्रेविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मोजोटिंट आदि तकनीकें किससे संबंधित हैं? जो 15 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, इनग्रेविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट आदि तकनीकें जो है किससे संबंधित है? तो रिलीफ प्रोसेस से, इंटीग्रेटिव प्रोसेस से, प्लेनोग्राफी प्रोसेस से, सेरेग्राफी प्रोसेस से। तो 15 नंबर प्रश्न जो है इनग्रेविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट आदि जो है वह इंटीग्रेटिव प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही विकल्प जो है वह बी है। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 16। सोलह नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, अमेरिका में सेरेग्राफी या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ तो कब हुआ? 1930 से 1940 के मध्य, 1940 से 1970 के मध्य, 1960 से 1965 के मध्य। जो सही विकल्प जो है अमेरिका में सेरेग्राफी या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास जो है वह 1930 से 1940 ईस्वी के मध्य हुआ। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्ट वर्क को तैयार करने में तथा पेज सेटिंग व डिजाइन में किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता रखता है। तो आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्ट वर्क को तैयार करने में तथा पेज सेटिंग व डिजाइन में तथा किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता रखता है। तो कौन क्षमता रखता है? ऑप्शन में है कंप्यूटर और कैमरा, लिथोग्राफी, फ्लैक्स। सही उत्तर जो है कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप प्रिंटिंग प्रेस के आर्ट वर्क को तैयार करने में तथा पेज की सेटिंग व डिजाइन आदि में व किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता होती है। 17वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ए है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन में है गोवा में, मुंबई में, पुणे में और हैदराबाद में। तो भारत में जो सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होता है वह गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा होता है। सही उत्तर 18वें नंबर प्रश्न का ए, गोवा। उसके बाद देखिए 19 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, मुंबई में
प्रेस की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई? 1516 में, 1616 में और 1818 में और 1632 में जो मुंबई में प्रेस की स्थापना हुई वह 1616 ईस्वी में हुई। सही उत्तर बी 19 नंबर के प्रश्न का। उसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था? जो प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था? धातु की मशीनें थी या पत्थर की मशीनें थी या लकड़ी की मशीनें थी या हड्डी की मशीनें थी? जो प्रारंभ में छपाई के लिए मशीनें थी वह लकड़ी की थी। सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग कर ड्रिल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? तो छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग कर ड्रिल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? ऑप्शन में है बेलन, पावदान, फीडवार्ड और गिरीपर्स। तो सही उत्तर जो है 21 नंबर प्रश्न का डी गिरीपर्स। तो छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग कर ड्रिल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? तो गिरीपर्स। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता है? जो लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है मिस्तर कागज और बैंक पेपर, लेजर पेपर, ब्रांड पेपर। तो सही उत्तर जो है वह मिस्तर कागज है। ए 22 नंबर के प्रश्न का लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए जो है वह मिस्तर कागज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर के प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पानी और तेल के वैमनस्य के सिद्धांत पर आधारित है। पानी और तेल के वैमनस्य के सिद्धांत पर आधारित है कौन सी तकनीक? जो है वह लिथोग्राफी प्रिंटिंग की तकनीक है, थर्मोग्राफी प्रिंटिंग की और कोलोटाइप की, लेजर प्रिंटिंग की। जो पानी और तेल के वैमनस्य तकनीक के सिद्धांत पर आधारित है वह जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है। 24 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है लकड़ी के गुटके बनाकर कहाँ पे मुद्रण प्रारंभ किया गया था? सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था। तो उस कहाँ पे देश का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, चीन में और जापान में, भारत में और इंग्लैंड में।
तो सही उत्तर जो है वह चीन में सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था, चीन में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर किसके ब्लॉक बनाए जाते हैं? मिट्टी से, पत्थर से, या प्लास्टिक से, या धातु की प्लेट से। तो सही उत्तर जो है वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं वह धातु की प्लेट से। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 नंबर के प्रश्न वो देखिए क्या है। 26 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, लिथोग्राफी के आविष्कारक थे। लिथोग्राफी के आविष्कारक थे। ऑप्शन में है बेरेनियन और गटेनबर्ग, या इसे गुटेनबर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन में है भीमजी पारेख, और ऑप्शन में फ्रेडरिक कोएनिग। सही उत्तर जो है 26 नंबर का लिथोग्राफी के आविष्कारक थे बेरेनियन। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए 27 नंबर का प्रश्न। जो 27 नंबर का प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है, लिथोग्राफी का नामांकन 1813 में किया। जो लिथोग्राफी का पद्धति है उसका नामांकन 1813 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन में है रगल्सन ने, जेम्स वाट ने, गटेनबर्ग ने, और एच वैक्स ने। तो सही उत्तर जो है सी, एच वैक्स ने लिथोग्राफी का नामांकन 1813 ईस्वी में किया। उसके बाद देखिए 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज कर किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? तो ऑप्शन में है पॉलिस्टर प्लेट को, वाई पेन प्लेट को, और जस्ते की प्लेट को, पीएस प्लेट को। तो सही उत्तर जो है वाई पेन प्लेट को। उसके बाद देखिए 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है, ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है? सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है, ऐसा कौन सी पद्धति में अपनाया जाता है? तो है फ्लेक्सोग्राफी, होलोग्राम में, या लेजर प्रिंटिंग में, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। जैसा कि उसका नाम है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, वैसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा जो है वह सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की तकनीक में लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है। तो 29 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर का। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, स्टेंसिल के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ? स्टेंसिल के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ? ऑप्शन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, ऑफसेट स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी का, लेजर प्रिंटिंग का। तो स्टेंसिल के आधार पर जो है वह सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न पूछ रहा है, सेलोफेन प्लास्टिक की थैलियाँ दूध व कोल्ड ड्रिंक्स और पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेलोफोन प्लास्टिक की थैलियाँ दूध व कोल्ड ड्रिंक्स पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है, यानी कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है फ्लेक्सोग्राफी और कैमरा का, लिथोग्राफी का, इंटीग्रियो का। तो सही उत्तर जो है वह फ्लेक्सोग्राफी का है। दूध चाहे सेलोफेन छापना हो, सेलोफेन या प्लास्टिक की थैलियाँ, दूध व कोल्ड ड्रिंक और पैक करने के जो पाउच है वह छापने के लिए जो है वह फ्लेक्सोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आदि छापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोग्राफी का, लिथोग्राफी का, इंटीग्रियो का, फ्लेक्सोग्राफी का। सही उत्तर जो है ए थर्मोग्राफी का। जो ग्रीटिंग कार्ड या शादी के कार्ड या बिजनेस कार्ड छापने के लिए जो तकनीक है वह थर्मोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा छपाई वाला कागज है? निम्न में से कौन सा छपाई वाला कागज है? सही उत्तर जो है आपको चुनना है। निम्न में से छपाई वाला कागज कौन सा है? पर्चा, मर्चेंट पेपर, ब्रॉड पेपर, लेजर पेपर, लोन पेपर। सही उत्तर जो है पार्चमेंट पेपर। 33 नंबर का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 34 नंबर का। 34 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा है? बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा है? ओनियन पेपर, इंटिक पेपर, क्रीम बोब पेपर और टिश्यू पेपर। जो बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज है वह टिश्यू पेपर है। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा कागज टंकण कार्य के लिए प्रयोग होता है? कौन सा कागज जो है वह टंकण कार्य के लिए प्रयोग होता है, यानी छपाई के लिए कौन सा कागज प्रयोग होता है? तो पेस्टर पेपर, आर्ट पेपर और टाइप पेपर, मैपोलिथो पेपर। सही उत्तर जो है वह सी टाइप पेपर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? पूछा जा रहा कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ?
तो कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार जो है आप किस देश में हुआ? ऑप्शन में है मिस्र में, यूनान में, भारत में, चीन में। सही उत्तर जो है वह कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार जो है वह चीन में हुआ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर के प्रश्न में प्रश्न में पूछा जा रहा है हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो 37 नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में है यूमेनिस, चरस और अरिस्टोबुलस निया। का सही उत्तर जो है अरिस्टोबुलस है। हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक जो है वह अरिस्टोबुलस है। उसके बाद देखिए 38 नंबर का प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर का जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। तो प्री हिस्टोरिक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन में प्रोफेसर जुनेर पंचाननामित्र, D.H. गार्डन, बार्डरिक। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता जो हैं स्टुअर्ट बार्डरिक हैं। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न, 39 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन में है W. एंडरसन, स्टुअर्ट पिगाट, प्रोफेसर जुनेर और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है वह स्टुअर्ट पिगाट की है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगाट की और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वह बार्डरिक की। उसके बाद देखिए जो देहाती बांस से बनाई गाड़ियाँ चित्रित हैं। 40 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा देहाती बांस से बनाई गाड़ियाँ चित्रित हैं। कहाँ पे चित्रित हैं? होशंगाबाद में, आदमगढ़ में, मंदसौर में, मानिकपुर में। सही उत्तर जो है सी, मंदसौर में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 41 नंबर का, 41 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार था, यानी सर्वप्रथम जो मनुष्य ने रासायनिक आविष्कार किया वह किसका था? तो मृण मूर्तियों का, भांड का, कटोरा का, हथियार का। तो सही उत्तर जो है वह भांड का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न, 42 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, आधुनिक काल में।
जो वस्त्र निर्माण की कला का विकास है वह उत्तर पाषाण काल में हुआ। सही उत्तर बी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। 43 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ। गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ। पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, कांस्य काल में, उत्तर पाषाण काल में। जो मकान निर्माण की प्रक्रिया का कला थी उसका विकास जो है उत्तर पाषाण काल में हुआ। उत्तर पाषाण काल का जो मानव था वह बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। सही उत्तर 43 का डी। उसके बाद देखिए 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर के प्रश्न में मानव ने प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया तो किससे किया। चूना पत्थरों से, ईंटों से, मिट्टी से, घास फूस व मिट्टी से। उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण जो है वह किससे किया तो घास फूस व मिट्टी से किया। सही उत्तर 44 का डी। उसके बाद देखिए 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। कांसा का, तांबा का, पीतल का, लोहा का। जो सर्वप्रथम मानव ने धातु का प्रयोग किया वह धातु थी तांबा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 46 नंबर का। 46 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया। जो प्री हिस्टोरिक ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया। तो ऑप्शन में है, नाम है अल कस्सनी ने और टेशियन ने, पिलेनो ने और डेनियल विंसन ने। तो जो पुस्तक है दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड वह है डेनियल विंसन की पुस्तक है, जिसमें प्री हिस्टोरिक ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद किया गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। तो मोहनजोदड़ो का जो है वह सबसे विशाल भवन कौन सा है। जलकुंड है, अन्नागार है, बैरग है, स्नानगृह है। तो मोहनजोदड़ो का जो है वह सबसे विशाल मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल भवन है मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन जो है वह अन्नागार है। सही उत्तर बी। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 48 पूछ रहा है, तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला।
तांबा गलाने का जो कारखाना है वह किस जगह मिला? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। जो तांबा गलाने का कारखाना था वह हड़प्पा में मिला। सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। 49 नंबर का प्रश्न। 49 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई? जो अग्नि वेदिकाएं थी वह किस स्थान से प्राप्त हुई? लोथल से, आलमगीरपुरा से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। सही उत्तर जो है अग्नि वेदिकाएं जो कालीबंगा से प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए 50 नंबर का प्रश्न। 50 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि लोथल नगर की निर्माण योजना थी। लोथल नगर की जो निर्माण योजना थी वह कैसी थी? अर्धगोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार। सही उत्तर जो सी 50 नंबर के प्रश्न का लोथल नगर की निर्माण योजना थी वह आयताकार थी। उसके बाद देखिए 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा, समतल, दशक, चौतांग। सही उत्तर जो है लोथल नगर व भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद 52 नंबर का प्रश्न देखिए। 52 नंबर के प्रश्न में क्या है? 52 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, कालीबंगा जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? कालीबंगा जो है जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन में जोधपुर, बीकानेर, मांडू, गंगानगर। सही उत्तर जो है श्री गंगानगर। उसके बाद देखिए अगला 53 नंबर का प्रश्न। 53 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? ऑप्शन में है बीबी लाल, सूरजभान, रविंद्र बिष्ट और एच तलवार। सही उत्तर जो है वह बीबी लाल। उसके बाद देखिए 54 नंबर का प्रश्न। 54 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा, सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन में है मालवाड़ से, रंगपुर से, राखीगढ़ी से, मिताथल से। सही उत्तर जो है वह मालवाड़ से। सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण जो हैं वह मालवाड़ से प्राप्त हुए। सही उत्तर ए। उसके बाद 55 नंबर का प्रश्न देखिए। 55 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की है? तो 55 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की है? वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रलेखात्मक। इनमें से कोई नहीं। जो हड़प्पा वासियों की लिपि थी वह चित्रलेखात्मक थी। सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए 56 नंबर का प्रश्न। 56 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, हड़प्पा वासियों के सबसे छोटे बांट की तौल कितने के बराबर थी? तो हड़प्पा वासियों की जो बांट की तौल थी वह सबसे छोटे बांट की जो तौल है वह कितने ग्राम के बराबर थी? 13.2 ग्राम, 11.5 ग्राम, 12.25 ग्राम, 13.64 ग्राम। सही उत्तर जो है वह हड़प्पा वासियों के सबसे छोटे बांट की जो तौल की माप थी वह 13.64 ग्राम के बराबर थी। उसके बाद देखिए 57 नंबर का प्रश्न। 57 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, प्रतीक शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ? प्रतीक शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ?
ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सही उत्तर जो है वह लोथल से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 58 नंबर का। 58 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, लोथल से प्राप्त 17 कब्रों में से कितनी कब्रों में दो दो व्यक्तियों के साथ दफनाए पाए गए। जो लोथल से 17 कब्रें प्राप्त हुई, उन कब्रों में कितनी कब्रों में दो दो व्यक्ति एक साथ दफनाए पाए गए। तो ऑप्शन है 5 में, 6 में, 7 में, 3 में। सही उत्तर जो है वह 3 में। उसके बाद देखिए 59 नंबर का प्रश्न। 59 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। जो सिंधुवासी लोग थे वह कौन से आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन में करधनी, पायजेब, भुजबंद और निष्क। सही उत्तर जो है डी, निष्क का प्रयोग नहीं करते थे। देखिए उसके बाद 60 नंबर का प्रश्न। 60 नंबर में पूछ रहा है, ताम्र पाषाण संस्कृत को कहा जाता है। जो ताम्र पाषाण संस्कृत है उसको क्या कहा जाता है। जोरवे संस्कृत, कायथ संस्कृत, आहड़ संस्कृत, झोंकर संस्कृत। सही उत्तर जो है ए, जोरवे संस्कृत। उसके बाद देखिए 61 नंबर का प्रश्न। 61 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित किस धातु से लोहे की ढलाई का संकेत मिलता है। निम्नलिखित कौन सी धातु से लोहे की ढलाई का संकेत मिलता है। ऑप्शन में है धातुमल, भाला, कीले और चाको। सही उत्तर जो है वह धातुमल से। उसके बाद देखिए 62 नंबर का प्रश्न। 62 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, भीषण अग्निकांड के प्रमाण सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होते हैं। भीषण अग्निकांड के प्रमाण सैंधव सभ्यता से किस स्थल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन में है रोजाद, मारवाड़, लोथल, कालीबंगा। सही उत्तर जो है रोजाद से भीषण अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद देखिए 63 नंबर का प्रश्न। 63 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, मछली पकड़ने के कांटे किस धातु से निर्मित थे। मछली पकड़ने के कांटे जो हैं किस धातु से निर्मित थे। ऑप्शन में पत्थर से, पीतल से, ताम्र से, लोहा से। सही उत्तर जो है वह ताम्र से। उसके बाद आगे का देखिए प्रश्न क्या है, R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थल से पाए जाते हैं। तो R37 नामक कब्रिस्तान जो है किस स्थल से प्राप्त है। लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। सही उत्तर जो सी, हड़प्पा से। उसके बाद देखिए 65 नंबर का प्रश्न। 65 नंबर का प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत कहा जाता है। कौन सी संस्कृत सोढ़ी संस्कृत नाम दिया गया था। हड़प्पा संस्कृत को, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को, हड़प्पा उत्तर संस्कृत को, झोंकर संस्कृत को। जो सोढ़ी संस्कृत है वह हड़प्पा पूर्व संस्कृत को कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, हड़प्पा के मकानों के प्रवेश द्वार होते थे। हड़प्पा के जो मकान हैं उनके प्रवेश द्वार कौन सी दिशा की ओर होते थे। बीथी की ओर, राजमार्ग की ओर, सड़क के विपरीत दिशा में, पूर्व की ओर। तो हड़प्पा के जो मकानों के प्रवेश द्वार थे वह बीथी की ओर होते थे। 66 का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए 67 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, यह कथन किसका है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियाँ थी।
यह कथन किसका है? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी थी। तो ऑप्शन में है जॉन मार्शल का, R.D. बनर्जी का, दयाराम साहनी का, स्टुअर्ट पिगार्ड का। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी थी, कथन जो है वह स्टुअर्ट पिगार्ड का है। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए 68 नंबर का प्रश्न। 68 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है 68 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणोत्तर स्थान है। हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणोत्तर स्थान कौन सा है? लोथल, कोटदीजी, दायमाबाद, रंगपुर। तो दक्षिणोत्तर स्थल जो है वह दायमाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। हड़प्पा कालीन जो है दक्षिणोत्तर स्थल है, वह जो है वह दक्षिणोत्तर स्थल वह है दा से दक्षिणोत्तर और दा से दायमाबाद। तो दक्षिणोत्तर स्थल जो है वह दायमाबाद है। दा से दक्षिणोत्तर, दा से दायमाबाद। उसके बाद देखिए 69 नंबर का प्रश्न। 69 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है हड़प्पा के पतन के पश्चात उदय हुआ। हड़प्पा के पतन के पश्चात किसका उदय हुआ? कब्रिस्तान की संस्कृति का, झोंकर संस्कृति का, झांकर संस्कृति का, उपयुक्त सभी का। तो सही उत्तर जो है वह उपयुक्त सभी का। हड़प्पा के पतन के बाद कब्रिस्तान की संस्कृति, झोंकर संस्कृति और झांकर संस्कृति सभी का। उसके बाद देखिए अगला 70 नंबर का प्रश्न। 70 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा सिंधवासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे। जो सिंधवासी है वह अपने खेतों की सिंचाई किससे करते थे? नहरों से, नलकूपों से, कुओं से, नदियों से। जो सिंधवासी लोग थे वह अपने खेतों की सिंचाई नदियों से करते थे। उसके बाद देखिए अगला 71 नंबर का प्रश्न। 71 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है सिंधवासी की गलियों की चौड़ाई होती थी। सिंधवासी की जो गलियां थी उसकी चौड़ाई कितनी थी? ऑप्शन में है 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट। सही उत्तर जो है वह 3 फीट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। 72 नंबर का प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दुशाला और योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? तो रामगढ़ की खुदाई से, मिस्र की खुदाई से, मोहनजोदड़ो के खुदाई से, मेसोपोटामिया के खुदाई से। जो है वह दुशाला और योगी की जो मूर्ति है वह किस खुदाई से प्राप्त हुई? ऑप्शन में सही उत्तर जो है वह मोहनजोदड़ो है। सही उत्तर सी। तो आज के वीडियो में कुल इतने ही प्रश्न। उसके बाद मैं अगला जो वीडियो आपको दूंगा उसमें 73 के बाद के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो साथ ही साथ हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको
बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके, सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको नीचे के बगल में दिखने वाला बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे कि होगा ये कि जो मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा वह आपको सर्वप्रथम मिल जाएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को देखते रहें। उसके बाद मैं आपको 73 नंबर के प्रश्न से बताऊंगा, तो आपका समय नष्ट ना करते हुए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जल्द ही आपको मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में। वह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि यह महत्वपूर्ण था, उस वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते रहे हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेज को। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।